बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई? वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा गुजरा होगा। यकीनन मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी वीकेंड आया करें तो अपने जो पेंडिंग काम है उसको निपटा दिया करें, लेकिन उसके साथ साथ जरा अपनी फैमिली को भी टाइम दे दिया करें, क्योंकि जब आपका एक पूरा वीक गुजर रहा होता है, जो बिजी वीक गुजर रहा होता है मंडे टिल फ्राइडे, उसमें आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लाइक आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, देयर आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन थोड़ा सा वीकेंड पे जो है वो फैमिली के लिए भी अपने टाइम ज़रूर निकाला करें, क्योंकि इससे इंसान का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। इंसान थोड़ा सा जो इतना हेक्टिक रूटीन होती है उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर आ जाता है। तो यकीनन आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड पे इंतज़ार भी ज़रूर किया होगा कि जी जल्दी से मंडे आ जाए और मंडे को हमारी मुलाकात होगी, हम नई सुबह का हिस्सा बनेंगे। तो जी बिल्कुल प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। लाइव कॉल्स के जरिए आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, वीकेंड का हाल अहवाल सुना सकते हैं। और चूंकि अब हम एंटर होने जा रहे हैं नए साल में, तो नए साल के लिए यकीनन कुछ ना कुछ आप लोगों ने तैयारियां की होंगी। तैयारियों से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों ने ये सोचा होगा हम फायरवर्क्स करेंगे, हम जो है वो ये करेंगे, हम जो है वो आउटिंग पे जाएंगे। तैयारी ये कि इस नए साल में अपने आप को बदलिए, अपनी ज़िंदगी में देखिए कि 2024 में आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत की हैं। ये बड़ी हमारे माशरे में एक ड्रॉबैक है कि हम अपनी गलतियां एडमिट ही नहीं करते, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कहीं हम भी गलत हो सकते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। कभी हमेशा सुबह जब उठा करें तो शीशे में जब अपने आप को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना आप लोग, जो हमेशा से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया है। आप चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। अल्लाह ने आपको एक कंप्लीट इंसान बनाया है। तो उसी वक्त आईने में देखते हुए ना ये भी सोच लिया करें कि यार कल जो दिन मेरा गुजरा है मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कल जो दिन मेरा गुजरा है मैंने किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर दी, कल जो दिन मेरा गुजरा है शायद ऐसा हो कि किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो और मैंने उसकी मदद की ही ना हो। तो ये अपनी गलतियों को, अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को जो है वो कोशिश करें कि थोड़ा देखते रहा करें। अपने आप पे जो है वो नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। और मैं समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही बुरा बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, आप अपने बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे कल को तो वो आपके ही ख़ानदान का और आपका नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं जब भी कुछ पढ़ रही होती हूँ या मैं जब भी स्क्रॉल कर रही होती हूँ और मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसे फ़ौरन अपने पास सेव कर लेती हूँ कि जब मेरी अपनी व्यूवर्स से मुलाकात होगी तो मैं उनको वो सुनाऊंगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त सी शायरी जो कि मैं कुछ टाइम पहले तक ये चल रहा था कि डेली आप लोगों को सुना रही थी, फिर बीच में गैप आया, लेकिन चूंकि सब लोग का मतलब अच्छा था कि एक अच्छी चीज़ निकाल के कुछ सुनाना आप लोगों को, तो आज भी मेरे पास एक बड़ा मतलब खूबसूरत सा एक फ़हरिस्त है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और इसमें काफ़ी सारे शायद मैसेजेस भी छुपे हों, और अगर समझने वाली बात हो, जो लोग शायरी से जिनका लगाव है वो यकीनन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे जो कि मैं इस वक्त सुनाने जा रही हूँ। तो एक बहुत खूबसूरत कुछ अशारों पर मुश्तमिल ये शायरी है कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जड़ उखड़ने से झुकाओ है मेरी शाखों में, जड़ उखड़ने से झुकाओ है मेरी शाखों में, दूर से लोग समझदार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। क्या खबर कल यही ताबूत मेरा बन जाए, क्या खबर कल यही ताबूत मेरा बन जाए, आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे। और मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। जुर्म ये है कि इन अंधों में हूँ आँखों वाला, जुर्म ये है कि इन अंधों में हूँ आँखों वाला, और सज़ा ये है कि सरदार समझते हैं मुझे। मैं तो यूँ चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, मैं तो यूँ चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, और देखने वाले पुरस्रार समझते हैं मुझे। मैं तो खुद बिकने को बाज़ार में आया हुआ हूँ, मैं तो खुद बिकने को बाज़ार में आया हुआ हूँ, और दुकानदार ख़रीदार समझते हैं मुझे। तो ये
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं तो या तो आपकी अपनी ज़िंदगी से हिट कर जाती हैं, मतलब मैच कर जाती हैं, या फिर आपको वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो वर्ड्स, वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे होते हैं। तो मैं हमेशा, आपको पता है कि मैं सेव रख लेती हूँ और आप लोगों के सामने जब लाइव आती हूँ तो वो मैं सुनाती हूँ। और यकीनन आप लोग जिस तरह से मुझे जब कॉल्स करके अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो थोड़ा सा हमारा, मेरा और आपका टाइम होता है, उसके बाद तो हमारे ऑब्वियसली जो प्यारे प्यारे से गेस्ट होते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, तो ये जो थोड़ा सा मेरा और आपका टाइम होता है, इसमें यकीनन ये जो आप लोग मुझे कॉल्स करके अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, या आप जो है वो जो बात करती हैं वो मतलब दिल पर असर करती है, तो मेरे लिए बस वही है सब कुछ। आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इसके बगैर भी कुछ नहीं है। तो ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, सारी चीज़ें इसी तरह से हम पे बनाए रखिएगा, हमारी पूरी टीम पर, वीनस एंटरटेनमेंट की टीम पर, नई सुबह की टीम पर, क्योंकि आप तमाम लोगों का साथ, आप तमाम लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे जिस तरह से हमें फीडबैक दे रहे हैं, जिस तरह से हमें पजीराई मिल रही है, मैं समझती हूँ कि बहुत 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 कम अरसे में हमने मेहनत की है, अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया है, तमाम लोगों की मेहनत है। इट्स अ बिग टीम, एक बहुत बड़ी टीम है जिसकी मेहनत के बदौलत हम आपके सामने एक वेल एग्जीक्यूटेड शो को प्रेजेंट करते हैं। आज के शो में अगर बात की जाए, आपने हमारे बहुत सारे शोज़ में देखा कि हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, और वो रिप्रेजेंटेटिव थे जी एक ऐसी जगह के जो कि अमन की जगह है, सुकून की जगह है, दारुल सुकून। वहाँ से लोग आए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, हम खुद भी दारुल सुकून विजिट करने गए थे उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, और आपने हमारा वो शो भी देखा और उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो आज के शो में भी एक स्पेसिफिकली हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो कि CP चिल्ड्रंस होते हैं, पोलियो अफेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे मेरे भी सवालात हैं, यकीनन आप लोगों के भी बहुत सारे सवालात होंगे जिनका जवाब देने के लिए आज के शो में हमने इन्वाइट किया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि दारुल सुकून से जिनका ताल्लुक है। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, और वो बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने अपने बच्चों को ना शायद अभी उस लेवल पे जाकर तरबियत हमने की नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत से ज़रूरी है कि हम टीचर्स, पेरेंट्स की तालीम और तरबियत करें, उनको पहले बताएं कि आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है, डूज एंड डोंट्स ये पता होने चाहिए आपके बच्चों को कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखें रोड पर से हमारे कोई ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो जा रहे होते हैं, आप बच्चे उन पर या तो आवाज़ें कस रहे होते हैं, बच्चे उनको तंग कर रहे होते हैं। ये कौन सिखाएगा बच्चों को? ये हम और आप नहीं सिखाएंगे, ये माँ बाप सिखाएंगे। जब आप घर में हैं, आपके बच्चे, या आप कहीं से देख लें ऐसे कि बच्चे ऐसा करें, तो आप अपने बच्चों को बताएं कि बेटा जिस तरह आपके घर में आपके दादा हैं, जिस तरह आपके घर में आपकी दादी हैं, इसी तरह से ये भी उन्हीं की उम्र के हैं, इनको तंग ना किया जाए। यहाँ इंसानों को तो छोड़िए, बच्चे जो जानवरों को तंग कर रहे होते हैं उनको भी हम नहीं रोक रहे होते कि भाई ये जो हैं ये भी जानदार हैं, ये इनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, बच्चे जो है वो बिला वजह का तंग कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखानी है। मैंने पिछले कुछ शोज़ में जिक्र किया था कि मैं जा रही थी और मैंने देखा कि बड़ी फास्ट लेन में, हमारी ट्रैफिक लेन में, एक ट्रैफिक वाले रोड पे बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, बच्चे बाइक राइड कर रहे थे, बिलो 18 बच्चे जो है वो कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये मतलब कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों, मतलब 18 से अबव कम बच्चों को, बेलो 18 को आप लोग बाइक से क्यों दे रहे हैं? अभी ये तो आप अपने बच्चों को खुद मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आप तमाम लोगों को इस बात की थोड़ी सी मतलब अक्ल, शऊर होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अगर हम अभी से बिल्डअप नहीं करेंगे, अगर हम अभी से अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, तो कल को जब वो बड़ा होकर अच्छे बुरे की तफरीक नहीं करेगा, यकीनन आपको ही बुरा लग रहा होगा। लेकिन उस वक्त आप कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार काश अगर उस वक्त, जिस वक्त मेरे बच्चे का बिल्डअप टाइम था, जिस वक्त मेरे बच्चे का ग्रोइंग टाइम था, अगर मैं उस वक्त उसको कोई अच्छी बात सिखा देती या देता तो आज वो इस तरह से नहीं होता। अक्सर छोटे बच्चों को देखा आपने, कोई बदतमीजी में कोई हरकत कर जाते हैं, कोई ऐसा वर्ड बोल जाते हैं, तो हम लोग बड़ा उसको हंसी मजाक में बोल देते हैं, अरे देखो इसने क्या हरकत कर दी। लेकिन यही हरकत जब वो बच्चा अपने मैच्योर लेवल में जाकर करेगा तो आपको बुरी लग रही होगी। तो आप उसी वक्त रोक दें। थोड़ा तल्ख है, थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा होगा, थोड़ी ऐसा लग रहा होगा कि यार बच्चे को रोक दिया, लेकिन जब वो कल को किसी और के सामने ये हरकत करेगा तो बात सारी बच्चे पर नहीं आएगी, बात आएगी आपकी तरबियत पे। बात लोग बोलेंगे कि भाई आप जो माँ बाप हैं उनको बच्चे को ये उस वक्त सिखाना चाहिए था। तो ये हमारे घरों में भी है, लाइक मेरे घर में भी मेरे कजन्स हैं छोटे एज के, उनको अभी से हम बता रहे होते हैं कि आपने ये करना ही नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होता है नाराज़ हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बिल्कुल खाना कि नहीं हम खाना नहीं खा रहे, इसका हमसे मना कर दिया, आपने हमें सेल फोन यूज़ करने नहीं दिया इसलिए हम खाना नहीं खा रहे। छोड़ दें,
नहीं खाने दें। एक बार नहीं खाएंगे, 2 बार नहीं खाएंगे, तीसरी बार आके खुद आपसे खाना मांगेंगे, लेकिन सारी जिंदगी की नसीहत उनको जरूर हो जाएगी कि हमने ये काम गलत किया था जिसकी वजह से हमें ये पनिशमेंट मिली है। ठीक, बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा उन पे प्रेशराइज उनको ना किया करें। वो जिस वे पे जाना चाहें, वो जिस फैकल्टी को सिलेक्ट करना चाहें, वो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो वहाँ उनको जाने दें। यकीन जानिए वो एक ब्राइट स्टार बन के, एक रोशन सितारा बन के आपकी ज़िंदगियों को भी रोशन करेंगे और अपने आप को भी रोशन करेंगे। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। हमारे गेस्ट होंगे आज हमारे साथ। बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें करनी है आज हमने। बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव शो होने वाला है आज का हमारा। आप तमाम लोग इसी तरह से नई सुबह के साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि आज हम जो है वो बहुत कुछ स्पेशल बातें करने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं। यकीनन आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदे की बात है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के शो से आप लोग गेन करने वाले हैं। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, मैं भी, मेरी टीम भी, हम सब मिलके कि नई सुबह में हमेशा उन लोगों को शामिल किया जाए जिनकी बातों से आप तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन बातों में आपके लिए फ़ायदा छुपा हो। तो आज मेरे साथ अगेन दारुल सुकून के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, लेकिन आज उनसे बहुत हमने अवामी बातें भी करनी है, जनरल बातें भी करनी है। और दारुल सुकून से रिलेटेड तो आप लोग जानते ही हैं कि जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक बड़ा इदारा एक ऐसा काम कर रहा है जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ कह ही सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को अपनी आगोश में लिए हुए है और उनको बहुत बेहतर तरीके से उनकी नशोनुमा कर रहा है। तो यकीनन हम हमेशा से इस पर बात करते आए हैं। मैं तारुफ कराती हूँ अपने तमाम ही मेहमानों का जो इस वक्त मौजूद है नई सुबह के स्टूडियोज़ में मेरे साथ। सबसे पहले चलते हैं ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट, मैं हमेशा ही कहती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ जब हमारे पास सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जो सिर्फ मेल होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो यार इधर से कहीं से भी करा दो इंट्रोडक्शन, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट, तो मैं करवाती हूँ यहाँ इंट्रोडक्शन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं HOD रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज मेरी इनसे फर्स्ट इंट्रैक्शन है, लेकिन मज़ेदार सी कुछ बातें, इन्फॉर्मेटिव कुछ बातें जो आज मैंने इनसे करनी है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत सारी बातें करनी है आज हमने आपसे रिगार्डिंग CP चिल्ड्रंस, पोलियो चिल्ड्रंस। तो आवाम के भी कुछ क्वेश्चंस यकीनन हो सकते हैं, कुछ लाइव कॉल्स भी आ सकती हैं, तो ज़रूर उनको भी हम जो है वो डील करेंगे। और साथ ही साथ उनके साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें आपने हमारे दारुल सुकून स्पेशल शो में भी देखा। जब हम वहाँ गए थे स्पेसिफिकली तो हमने जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमने उनसे बात की थी। वहाँ शायद इतनी ब्रीफली बात ना हो पाई हो क्योंकि हम ज़्यादातर इन्वॉल्व थे बच्चों के साथ, हमें अच्छा लग रहा था उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन आज हमने उनको स्पेशली इसलिए बुलाया कि भाई आज आप स्टूडियो आ जाएँ। उस दिन हम आए थे, आज आप आ जाएँ। और आज आपसे जो है वो मेडिकल रिलेटेड बहुत सारी हमने बातें करनी है रिगार्डिंग दारुल सुकून के किस तरह से वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेडिकल इंचार्ज इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम टू माय शो। और आपसे बहुत सारी बातें आपसे भी करनी है। और यहाँ राइट हैंड साइड पे एक ऐसी पर्सनालिटी, मैंने आपको हमेशा बोला जब भी मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा रही होती हूँ कि उनको देख के हम चार्ज अप हो जाते हैं कि वो माशाल्लाह से इतने एनर्जेटिक हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, आप कभी भी उनकी एनर्जी में कमी नहीं देखेंगे। तभी तो वो दारुल सुकून में जो इतने सारे बच्चे हैं उन सबके बहुत फेवरेट हैं और हमारे भी अब तो फेवरेट हो गए हैं वो। हमें भी उनसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। बड़ी एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमें मिलती हैं। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में एक बार फिर मौजूद हैं सर बॉनी जो कि ट्रेनर हैं दारुल सुकून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक जी। और मैंने सही बोला, आपको देख के हमें एनर्जी मिलती है। शुक्रिया, बहुत बहुत और ये एनर्जी ऐसे ही हमेशा अल्लाह करे कायमो दायम रहे इसी तरह से। अच्छा,
मैं सबसे पहले बातों का आगाज आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सीपी चिल्ड्रंस के हवाले से और पोलियो चिल्ड्रंस के हवाले से, तो क्योंकि हमारे पास दारुल सुकून में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीपी चिल्ड्रंस हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि दारुल सुकून की बात अगर की जाए तो वहाँ पर सीपी चिल्ड्रंस के लिए क्या नशोनुमा है, उनकी कैसे देखभाल होती है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? सीपी चिल्ड्रन जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्जी, ये बिल्कुल बेड बाउंड होते हैं, ना ये बात कर सकते हैं, ना ये हिल सकते हैं, ना ये चल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका रिहैबिलिटेशन का, ठीक है ना, मैडम आपको बाद में बताएंगी, इन सारे बच्चे जाते हैं ऊपर फिजियोथेरेपी के लिए, सही। और उससे फ़र्क पड़ता है बहुत। ठीक हो गया। दूसरा बात ये है कि हम इनका पूरा केयर करते हैं, इनका खाना पीना, नहलाना, बिल्कुल, कपड़े चेंज करना, पैम्पर्स चेंज करना, सब कुछ। तो हम इनका पूरा देखभाल करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो इमरान साहब आपको बताएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन जब होता है तो इन द बेस्ट हॉस्पिटल आगा खान में हम इनको लेके जाते हैं। तो हमारे सीपी चिल्ड्रन जितने भी हैं उनका हम कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं बल्कि हमारी ये एम है कि उनको हम एक कंफर्टेबल लाइफ दें, नाइस क्लीन ईजी कंफर्टेबल लाइफ। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, जब हमने दारुल सुकून विजिट किया था तो हमने देखा था कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम किचन में भी हमने विजिट किया, सारी चीज़ें हमने देखी। तो मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि अभी, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक नए साल में भी एंटर होने वाले हैं, आपसे 2 दिन बाद, क्या नए एम्स, नए गोल्स, न्यू प्लानिंग्स हैं दारुल सुकून की? एम्स ये है कि हम इन बच्चों का ही, क्योंकि देखें हमारे यहाँ सब के सब स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारा एम यही है कि हम इनकी बेस्ट से बेस्ट खिदमत करें, बेस्ट के बेस्ट इनको हम लोग ट्रीटमेंट दें, बेस्ट टू बेस्ट इनको हम लोग फैसिलिटीज़ दें, और हम यही चाह रहे हैं कि हम इसको बेस्ट से बेस्ट करते जाएं। और वो हमारी मीटिंग्स होते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं हम, एंड वी हैव मीटिंग्स एंड वी डिस्कस कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं इनके बेटर देखभाल के लिए, इनके बेटर सब कुछ के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, आप तमाम लोगों से ये बात करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन ये गेस्ट का टाइम है, लेकिन यहाँ पर दिल से ये बात निकल रही है, तो मैं ये दिल से बॉनी सर बिल्कुल बात करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में जहाँ कहीं किसी घर में स्पेशल बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें एक बोझ समझा जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जबकि हम लोगों को तो बड़ा ब्लेस्ड होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे घरों में जो है वो ये स्पेशल बच्चे दिए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल सही कहा आपने। दारुल सुकून खोला ही गया था इस वास्ते 17 फरवरी 1969 में, अभी उसको 55 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक डच नन थी सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स, जो कि एफएमसी के कांग्रेगेशन की नन थी, और उन्होंने देखा कि हमारे माशरे में उस वक्त हम उनको डिसेबल्ड बच्चे कहते थे, बिल्कुल, कि डिसेबल्ड बच्चों का हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हमारा माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो देखते हुए उन्होंने 10 बच्चों के साथ अपने घर में, जहाँ अभी दारुल सुकून है, ये एफएमसी के कांग्रेगेशन की सिस्टर्स की रिहाइश थी। ओके, उन्होंने अपने घर में 10 बच्चों के साथ दारुल सुकून खोला। सिर्फ 10 बच्चे थे सिर्फ उस वक्त, जी हाँ। और फिर बढ़ता गया, और फिर 2 अभी आपने देखे होंगे, देयर 2 लवली स्प्रॉलिंग बिल्डिंग्स ओवर देयर। 2 ज़बरदस्त बिल्डिंग बने हुए, एक बिल्डिंग बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और एक बिल्डिंग बनाया था डच हॉकी टीम ने। ओके। तो हम तहे दिल से मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी और डच हॉकी टीम के भी, जो उन्होंने ये 2 बिल्डिंग हमें बना के दी हैं। अच्छा, हमारा माशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता, और फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ एडमिशन डे होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। उसमें हमारे यहाँ केपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, अंदरूनी सिंध से आते हैं, सब जगह से आते हैं, कराची से आते हैं, सब जगह से आते हैं। एडमिशन डे में हमारा पूरा एक कमेटी बैठती है, उसमें जब हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं 99.9% उनके वालिदैन हयात हैं, क्योंकि वो ख़ुद उनको एडमिट करने के लिए आते हैं। इक्का दुक्का केसेस ऐसे होते हैं जो गेट के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। एडमिशन डे पे आप जब होते हैं वहाँ पर, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको ये नहीं पता कि हम माशरे में हमारा घर या हमारा फैमिली या हम लोग कितने स्टिग्मेटाइज्ड हुए हुए हैं। तो उसके वास्ते हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को, जो हमारा स्पेशल बच्चा है, हम उसको यहाँ ले आएँ ताकि ही लिव्स अ कंफर्टेबल लाइफ। और मैं ये भी थोड़ा सा उनकी लिए वकालत कर लूँ कि स्पेशल चाइल्ड को घर में रखने के लिए इज़ नॉट ईजी। एग्जैक्टली, ठीक है ना।
मिडिल क्लास फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग और उनके बच्चे बाकी 3-4 और हैं, एक बच्चा स्पेशल, बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाकी घर में कोई होता नहीं है। स्पेशल बच्चे को टू लुक आफ्टर करने के लिए एज अ 24 आवर जॉब, उसके वास्ते आपको एक और किसी को रखना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी। तो हम लोगों ने इसी वास्ते दारुल सुकून खोला कि अगर वो चाहते हैं तो वो यहाँ ले आए बच्चों को। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारा घर मोहल्ले में इज़ द लैंडमार्क, कि अब मैं क्या लफ्ज़ बताऊं आपको, लेकिन जो लफ्ज़ वो लोग बोलते हैं, हमारा माशरा समझते हैं कि ये बच्चे पागल हैं। पागल नहीं हैं, दे आर जस्ट डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है ना। तो स्पेशल बच्चा इज़ नॉट अ पागल बच्चा। तो हमारे माशरे में वो कहते हैं, हमारे मोहल्ले में ऐसे है कि वो पागलों वाले घर के हमारा लैंडमार्क है वो, और पागलों वाले घर से चार घर और छोड़ के हमारा घर है, पागलों वाले घर के ऑपोजिट हमारा बस स्टॉप है, मतलब हमारा घर लैंडमार्क है ये। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर द पेरेंट टू कम एंड लीव द चाइल्ड ऑल्सो, लेकिन वो छोड़ते हैं यहाँ बिकॉज वो जानते हैं कि यहाँ पर हम उनका अच्छा केयर भी करते हैं, उस घर से ज़्यादा अच्छी केयर। और फिर सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं ये कि हमारे बाकी जो बच्चे जो बिल्कुल ठीक हैं, लड़के और लड़कियाँ, बेटे और बेटियाँ, उनकी शादियाँ नहीं होती ऑन अकाउंट ऑफ दिस वन स्पेशल चाइल्ड। तो वो फिर हमारे पास छोड़ते हैं एंड वी एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स, और हम उनकी देखभाल करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ये मैं समझती हूँ आपने जो 2 बातें की, 2 या 3 बातें की हैं ना, ये वाकई हमारे माशरे का एक अलमिया है। इसको अगर समझा जाए तो मैं, आप लोगों का घर ब्लेस्ड है। अगर अल्लाह ने आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा दिया है, उसका ख्याल करें, उसको ध्यान दें, उस पर ध्यान दें। हाँ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, नहीं आप ख्याल रख सकते, तो दारुल सुकून आ जाइए, दारुल सुकून में छोड़ जाइए अपने बच्चे को। यहाँ यकीनन आपके घर से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका ख्याल रखा जाएगा, और ये हम विटनेस भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको विटनेस भी कर चुके हैं। सुमेरा, अगर आपकी तरफ आएँ तो जैसे सर ने बताया CP चिल्ड्रंस का, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली हमारी ऑडियंस के लिए डिफाइन करें कि बेसिकली व्हाट इज़ CP, इसकी फुल फॉर्म जैसे बताइए, उसके अलावा इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है। जहाँ पे हम सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सही। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसका आप नुदरत देखें, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, इसकी वजूहात तब से स्टार्ट हो जाती है। ओके। मोस्टली फीमेल्स के टेस्ट वगैरह इसलिए किए जाते हैं, और उनको आप देखें कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड की मेडिसिन। फॉलिक एसिड इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर फीमेल डायबिटिक रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो वो भी इसका एक रीज़न बन जाता है। तो इसीलिए फीमेल की जो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जो डायबिटिक है उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके टेस्ट किए जाते हैं, ताकि इस तरह का कोई इशू ना हो। लेकिन आप देखें कि मोस्टली हमारे जो लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से लोग आते हैं, वो इन चीज़ों को, जो टेस्टिंग है, इनकी प्रेफरेंस देते नहीं हैं, और ना ही इनकी कोई अहमियत जानते हैं वो। और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, लेक ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से हम इसके जो फौरी तौर पे अगर इसकी कुछ क्योर कर सके तो हम नहीं कर पाते। मैं सुमेरा आपकी बातों को बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी, लेकिन हमारी एक छोटी सी मजबूरी है कि एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ गया है। ब्रेक बहुत जरूरी होता है, तो ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से जा रहे, जल्दी से वापस आ रहे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुमेरा से बात कर रहे थे रिगार्डिंग CP चिल्ड्रंस, और हमने उनसे सवाल किया था कि भाई व्हाट इज़ बेसिकली CP, और उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में वो बता रही थी कि किस तरह से जो है वो इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। तो मैं चाहूँगी सुमेरा प्लीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। जी, मैं जो आपसे हमारी बात जहाँ पर ख़त्म हुई थी वो ये थी कि हम लोग बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब बच्चों की नॉर्मली होती है तो उसके अंदर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई भी डेफिसिट या डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे के अंदर। सही। इसके अलावा जब बच्चे की बर्थ होती है उस दौरान में ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पर मिली है या नहीं मिली। क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसीलिए मोस्टली बच्चों से पेरेंट्स से ये क्वेश्चन किया जाता है
कि पैदाइश के वक्त में बच्चा प्रॉपर रोया था या नहीं रोया था। इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपर तौर पे नहीं रोता या हाइपॉक्सिक या एनोरेक्सिक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हाइपॉक्सिया होता है तो उसमें किसी एक पार्ट को प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसके कुछ लिम्स जो है वो उसमें एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर एनोरेक्सिया यानी कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलती है बच्चे को कंप्लीटली उसकी बॉडी पार्ट्स को, तो उसमें जो है वो उसके ब्रेन डैमेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा सीपी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी, जैसे मैंने आपसे बताया, वजूहात हैं। इसके अलावा मदर की जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मदर कौन सी न्यूट्रिएंट है जो उस दौरानिये में ले रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर तौर पे वो अगर कोई भी ऐसी डाइट यूज करेगी जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर तौर पे नहीं हो सकती और एबनॉर्मलिटीज जो है वो डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो थोड़ा सा अनएजुकेटेड हमारा तबका है, उसमें ऑब्वियसली फीमेल्स को उस तरह से इस ड्यूरेशन के अंदर उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, और आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हस्बैंड्स और जो हमारी फैमिलीज़ हैं, अगर इन लॉज में अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे हैं तो वहाँ पर उस तरह से उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, या उस तरह से उनकी वो केयर नहीं होती है। उनको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे वो किन चंक्स में वो खाना खाएं, या किस दौरानिये में उनको कितनी प्रॉपर नींद करनी है। आपको पता है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें जो है वो नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मोस्टली जो है वो आप कुछ घरों में देखें तो वो इस चीज़ को भी जो है वो एलिगेशन एक बन जाता है कि बहुत देर तक सोती हैं, सुबह उठ नहीं पाती हैं, जबकि इसमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत आम है। तो इस तरह जो आपका एनवायरनमेंट अबाउट अवेयरनेस ना, जब तक हमारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि भाई ये वाकई ये एक मेडिकल है, मेडिकली एक चीज है और फीमेल इससे गुजरती है। और इसमें ऑब्वियसली आपके हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, तो उसमें आपके जो मूड्स जो होते हैं वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अगर उसको उस तरह से डील ना किया जाए और फीमेल बहुत स्ट्रेस में रहे, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपने देख रही है, तो उसमें भी ऑब्वियसली फिर बच्चे के ऊपर इस तरह के असरात जो है वो मुरतब होते हैं। ऑब्वियसली अगर बच्चा सीपी ना भी हो तो उसके ऊपर फर्दर साइकोलॉजिकल बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इन वजूहात की बिना पर हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें ओवरऑल इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस बात के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस तरह के टॉपिक्स लेकर आते हैं ताकि हमारी आवाम जो है वो इसके बारे में जाने और उन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें जहाँ पर हम इनकी रेशो शायद कुछ हद तक एटलीस्ट कम कर सकें। तो ये मेरे ख्याल से आपके कहने का बेसिकली समझाने का मकसद है कि जब प्रेगनेंसी वाला दौर है उसी में हमें सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन उसके बाद जब आपका पोस्टनेटल पीरियड आता है तो वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे की बर्थ हो रही होती है उस दौरान में अगर हादसाती तौर पर अगर डॉक्टर से फौरी तौर पर अगर आपकी जो है वो वजाइनल बर्थ है और बच्चा जो है वो आपके हाथ से स्लिप हो गया तो उसकी वजह से अगर कोई हेड इंजरी आ जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। तो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न कि इसकी वजह से भी एक सीपी बच्चा हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मेन इंजरी, जैसे बच्चा अगर अपने ग्रोथ एज के ऊपर है और उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसे कोई मेजर उसे कोई इंजरी आ गई है और वो भी उसकी कोई हेड इंजरी आई है तो वो भी एक कॉज उसका बन सकता है। फिर अगर हम इसकी टाइप्स में जाएं तो सबसे जो अहम टाइप जो 70 से 80% जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो है स्पास्टिक जो टाइप है इसकी वो मोर कॉमन टाइप है। और इसमें बेसिकली इसकी फर्दर जब हम स्पास्टिक की फर्दर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसके डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे इसमें जो है वो हेमीप्लेजियस की काइंड है, उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो वन साइड जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, उसमें जो है वो आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है या आपकी मूवमेंट्स कम होती हैं या वन साइड पे जो है झड़की मूवमेंट्स आने लगती हैं। इसके अलावा जो है इसकी एक टाइप है जिसे डायप्लेजिया कहा जाता है, तो वो मोस्टली आपके लोअर लिम्स से रिलेटेड है। और जब इसकी थर्ड टाइप है क्वाड्रिप्लेजिया, वो आपकी 4 लिम्स है। तो फिर हम इसमें टाइप्स देखते हैं कि कौन सी टाइप के साथ बच्चा है और उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली ही फिर उसके साथ जो है वो काम किया जाता है। फिर इसकी डिफरेंट काइंड्स, जैसे मैंने आपको बताया इसकी अटैक्सिक एक टाइप है, उसके अंदर जो है वो आपकी बैलेंसिंग मोस्टली जो है वो डिस्टर्ब होती है। और इसी तरह काइनेस्टिक एक इसकी टाइप है जिसके अंदर जो है वो बच्चे की लिम्स तो मुतासिर होती ही हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर आपकी मोबिलिटी या स्पीच जो है वो बहुत ज्यादा स्लर हो जाती है, स्पीच के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा जो आपके फेशियल जो मसल्स हैं इनके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखा कुछ बच्चे ड्रूल बहुत करते हैं, सीपी बच्चे होते हैं लेकिन उनमें ड्रूलिंग बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके जो फेशियल मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो ये बेसिकली मेन रीजंस हैं इनके। ये मैं समझती हूँ कि बहुत ब्रीफली जो है वो सुमेरा इस वक्त डिफाइन कर रही हैं सारी चीज़ों को, और यकीनन आप लोगों पर भी मतलब आप लोग भी काफ़ी अवेयर हो रहे होंगे। हमारे रेगुलर कॉलर सरगोदा से जो हमेशा हमें कॉल करते हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त जवाहर हुसैन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जवार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवार साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। आप क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? हमारी बिजली अभी आई है, हमें पता नहीं टॉपिक आज क्या है, बस जैसे बिजली आई है मैंने कॉल की है। अब बिल्कुल, अगर आपको आज के टॉपिक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं सीपी चिल्ड्रंस के हवाले से, जो स्पेशल बच्चे होते हैं हमारे, जो आज सुमेरा बहुत ब्रीफली अभी डिफाइन कर रही थी कि किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए कि भाई हम सीपी बच्चों का जो रेशो है उसको कम कर सकें। क्या कहना चाहेंगे जवार साहब? मेरे को आपको तो पता है मेरे घर में 2 स्पेशल बच्चे हैं। जवार साहब हम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं बिल्कुल भी। अब काइंडली थोड़ी देर बाद आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा ताकि हम प्रॉपरली आपकी कॉल को शो का हिस्सा बना सके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुमेरा से हम बात करते हैं। अच्छा सुमेरा, आपसे जैसे हमने बड़ी ब्रीफली अभी बात की है सीपी चिल्ड्रंस के हवाले से, इमरान आपसे जरूर मैं बात करना चाहूंगी इस हवाले से कि दारुल सुकून की अगर बात की जाए तो वो कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां पर जो प्रोवाइड की जा रही हैं अभी इस वक्त बच्चों को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों के इस कार्य खैर से हमें लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। मैं कल सोच रहा था कि हम लोग पेरेंटिंग करते हैं वहाँ पे बच्चों की, दारुल सुकून में हम एज अ पेरेंट्स काम करते हैं और हम पेरेंटिंग करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट एडमिशन्स के लिए आ रहे होते हैं तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस वजह से कि हमारा नॉर्मल रूटीन है कि जब हमारा बच्चा 6 महीने का होता है, साल का होता है, वो नॉर्मल अपनी अपनी चीज़ें खुद करना शुरू हो जाता है, उठना बैठना खाना पीना और ये सारी चीज़ें कर सकता है। जब इससे बड़ा होता है तो हमें उसको इंटेंसिव केयर देनी पड़ती है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर घर पे माएँ और बाप काम कर रहे होते हैं, फिर दूसरे बच्चों को भी देख रहे होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है फैमिली। तो हम लोग एडमिशन डे पे ही उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। हमारा क्राइटेरिया जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, हमारा क्राइटेरिया बहुत ईजी है और हम उसके मुताबिक हम ढल जाते हैं पेशेंट को, एक पेशेंट के अटेंडेंट के मुताबिक, और उसके मुताबिक हम लोग आसानियां पैदा करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं और बहुत आसानी के साथ हम उनको एडमिट कर लेते हैं। सही है, हमारे पास जो है एडमिशन के दौरान ही हम लोग उनका असेसमेंट करवा लेते हैं। असेसमेंट के दौरान जिस डोमेन में पेशेंट ने जाना होता है उसी डोमेन में हम भेज देते हैं, यानी या तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिक के पास, और अगर उसके जर्नल्स इश्यूज हैं तो वो हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजा, वो मौजूद हैं, तो हम लोग इस तरह उनको डील कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम में ही हमारे पास हमारा रिहैब डिपार्टमेंट जो है वो उनके सारे जो है वो एक रोड मैप बना देता है कि इस पे ये काम होना चाहिए। तो उसमें हम जो जिस डोमेन में जाना होता है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक, इनकी तरफ लेके तो उनका एक पूरा प्लान बना लेते हैं, रिहैब प्लान बना लेते हैं, और हमारे पास एक बेसिक जो है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो हम उनके पेरेंट्स को भी शो करते हैं और अपने आप के पास भी रखते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि जब हमारे पास बच्चा आया तो वो किस कंडीशन के साथ था। तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए बहुत इजी तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऊपर लेके और उनके टेस्ट वगैरह करवाने, ये सारी कुछ करवाने, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। जब एक बच्चा एडमिट हो जाता है हमारे पास तो उसका जो है रिहैब भी हो रही होती है, उसका अच्छा खाना पीना भी हो रहा होता है, उसका रहना सहना भी हो रहा होता है। अब हमारे पास कंप्लीट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास मेरे एरिया में हमारे पास एक फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, हमारे पास एक डॉक्टर हैं जो कि हमारे पास मौजूद रहती हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक पूरा पैनल है जिसमें हम बच्चों को लेकर जाते हैं। सही है, जैसे जिस बच्चे को जिस डोमेन की ज़रूरत होती है हम वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं और उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग उसकी डाइट का भी ख्याल कर रहे होते हैं, उनके रहने खाने का भी ख्याल कर रहे होते हैं। और आपने सबसे बढ़कर देखा होगा कि हमारे दारुल सुकून में आपको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मिलेगी, और आप जाएंगे तो एक पूरे टाइम टेबल के साथ कि उन्होंने इस टाइम रिहैब जाना है, इस टाइम आना है, उनका लंच है, उनका खाना है, फिर वो बाहर जाते हैं, गेमिंग होती है, और ये सारी चीज़ें ये हम लोग कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग स्कूलिंग में भी बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिसमें हमारे डफ एंड म्यूट बच्चे हैं, जिसमें हम विजन इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं, उनको भेज रहे होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हम काम कर रहे होते हैं कि जो
जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है उस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ हमें भी एक एक्सपीरियंस होता है कि हम एक पेरेंट्स की तरह उनको देख रहे होते हैं कभी वो, और ये माशरे का अलमिया ये है कि हम लोग जो है ना ऐसे बच्चों से हैंड्स अप कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया जो कि माइक्रोसेफेलिक था। वो बोनी साहब को एक कॉल आई थी, तो उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने हमारे पास ही उनको भेज दिया। सही है, एक 2 घंटे का बच्चा था जो कि उन्होंने हमारे पास भेज दिया, और माशाल्लाह से अब वो 2.5 महीने का बच्चा हो गया। तो इसी तरह अब हम उनका पूरा जो है वो एक प्लान लेकर चल रहे हैं कि माशरे में उसे किस तरह हिस्सा बनाया जाए। और ना सिर्फ हम इस पे काम कर रहे हैं बल्कि हम उनके आईडी कार्ड्स पे भी काम कर रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं है, कि जो बच्चों के पेरेंट्स का हमें नहीं पता, लेकिन हम उनके आईडी कार्ड्स बनाने में अब कामयाब हो गए। ये बहुत अच्छी बात है इमरान, आपने जो अभी आईडी कार्ड्स वाली बात की है ना, ये सीरियसली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आप लोग कर रहे हैं। और इसी बात पे यकीनन अब चाय का ब्रेक तो बनता है। चाय आ गई है हमारी, टी ब्रेक पे चलते हैं, आप लोगों को पता है, और जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर दी शॉर्ट टी ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज हम कर रहे हैं स्पेशल शो, अपने स्पेशल जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, जो सीपी चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में, उनसे आगाही, उनकी आगाही के बारे में। जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं कि घर में अगर सीपी चिल्ड्रंस मौजूद हैं तो वो किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, आज हम ये कर रहे हैं स्पेशल शो उनके लिए। सर बॉनी, मैं आपसे ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि पोलियो पे भी हम बात कर रहे हैं, साथ साथ सीपी चिल्ड्रंस पे भी बात करें। तो अगर देखा जाए दारुल सुकून में क्या वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एक प्लान की जाती हैं दारुल सुकून में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई पोलियो का बच्चा नहीं है। एक बच्ची आई थी जो जिसको हम लोगों ने ख्याल किया था कि शायद उसको पोलियो हो, उसका हम लोगों ने टेस्ट कराया बट वो टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन पोलियो के नाते से ये है कि जब भी पोलियो कैंपेन होता है 5 और 5 साल से कम उम्र बच्चों को, हम सारों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पोलियो का टीम आती है और वो हमारे सारे बच्चों को पिलाती है। प्लस जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं जो, बिकॉज हमारे यहाँ बच्चे बड़े यंग आते हैं, उन सारों की जो नॉर्मल उनके वैक्सीनेशंस होते हैं वो हम हॉस्पिटल से भी कराते हैं। सही। तो वैक्सीनेशन और पोलियो के ड्रॉप्स का हम कोई कोताही नहीं करते और हम उसको रेगुलरली एज पर द शेड्यूल कराते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुमेरा, आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे आजकल ये हो गया है कि अगर पेरेंट्स को अवेयर किया जाए किसी भी बात के लिए, लेट सपोज हम अपनी बात कर लेते हैं, हम बच्चों की बात बाद में करते हैं। अगर हमें डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको बुखार है, आपने रोटी नहीं खानी, तो हमारे पेरेंट्स कह देते हैं अरे डॉक्टर ने तो ऐसे ही बोल दिया, तुम खा लो। तो मतलब डॉक्टर ने कुछ पढ़ा है, इतने साल दिए मेडिकल फील्ड को, तो उसने कुछ सोच समझ के आपकी मेडिकल कंडीशन को देख के ही बोला होगा। तो यहाँ भी ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को नहीं पिलाते, या हम अगर हमारे घर में कोई सीपी चिल्ड्रन हो, या हमें अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि सीपी चिल्ड्रन है क्या है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, हम अब खुद में डॉक्टर बन के अपनी मेडिकल रेमेडीज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स या ऐसी फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके लिए एक कॉल बहुत मशहूर है, नीम हकीम ख़तरा जान। ठीक है, तो हमेशा से यही होता है। और होता क्या है कि हमारे यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंटिंग करने के भी बहुत सारे स्टाइल हैं। तो एक अथॉरिटेटिव है, एक अथॉरिटेरियन है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमें बच्चों के साथ ट्रीट कैसे करना है। हमें अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट चाइल्ड से फिर वो अपना अडल्टहुड, ठीक है, तो हमें ये जो स्टेजेस हैं बच्चों की, हमें ये भी नहीं पता है कि किस एज में बच्चे को डील कैसे करना है। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है,
वो हमें 7 स्टेजेस के बारे में बात करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोएनालिटिक के थ्रू। अगर हम उन स्टेजेस के ऊपर जाएं और देखें कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो हर स्टेज के अंदर हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। यानी हम जब से पैदा हुए हैं, पैदाइश से लेकर बच्चे के बड़े होने तक बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और वहाँ पर पेरेंट्स की हर तरह की कोताही या पेरेंट्स की हर तरह की जो मिसकंसेप्शंस की जो आपने बात की, जो वो बच्चों के ऊपर लागू करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी के सुधार या बिगाड़ में काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जहाँ पर आपने ये मिसकंसेप्शंस की बात की, ये डेफिनेटली ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, और ये ऑब्वियसली हमें इन प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसी अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर जो है वो पेरेंट्स एजुकेट हों और सबसे पहले वो इस बात का अंदाजा कर पाएं कि क्या चीज़ जो है वो राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है हमारे बच्चों के लिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के, जैसे आपने बहुत शुरू में बात की थी कि हमारे बच्चों को डिफरेंट अलकाबात से वो एक दूसरे को पुकारते हैं, और पेरेंट्स उस जगह पर उस वक्त अपना वो रोल अदा नहीं करते हैं, और वो या तो खुश होते हैं या उनको बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं। दोनों चीजें ही बच्चे के लिए जो है ना वो डैमेजेस क्रिएट करती हैं, उसकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर आप बहुत पोलाइट रवैया बच्चे के साथ रख रहे हैं या बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पर उसकी गलती की तरफ इशारा नहीं दे रहे, तो फिर ये भी बच्चे के लिए जो है वो नुकसानदायक है। लेकिन जहां पर आप बच्चे के लिए जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव रवैया रख रहे हैं और बहुत ही ब्रूटली उसको डांट रहे हैं, वो भी बच्चे के लिए जो है वो डैमेजेस क्रिएट करता है। लेकिन जहां तक हमारी बात है अवेयरनेस की, तो मैं पेरेंट्स को ये जरूर मैसेज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू देना चाहूंगी कि हमेशा एक न्यूट्रल वे में बच्चे के साथ डील करें, और जब भी बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता है ना, उसकी प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि हमारे इतने वायरसेस आप देखें, अब भी पहले अगर हम आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो शायद नज़ला जुकाम खांसी बुखार इतना प्रोलॉन्ग नहीं जाता था, लेकिन अब जब होता है तो वो वही हमारे लिए इतना डिस्टर्बिंग है कि वो इतना उसका दौरानिया लंबा है। तो बच्चा जब किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता है ना, चाहे वो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है, उससे सुने जरूर। और जहाँ पर सिंपथी का कॉन्सेप्ट है, मैं ये जरूर यहाँ पर पेरेंट्स को यहाँ पर भी अवेयर करना चाहूंगी कि देखिए अपने बच्चे को सिंपथी मत दें, उसको एम्पैथी दें, उसकी बात को सुने, उसको अंडरस्टैंड करें। देखिए सिंपैथी क्या होता है कि आपने जो आपकी जो इमोशनल फीलिंग, जहां पर आपने उस फीलिंग को अंडरस्टैंड किया और आपने जो है ना वो अपनी सिंपैथी जो है ना उस बच्चे की तरफ शो कर दी, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप नहीं हुई। एक्चुअल में बच्चे की वो नीड क्या थी वो डेवलप नहीं हुई। लेकिन जब आप बच्चे को एम्पैथी देते हैं तो वहां पर आपकी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप होती है कि एक्चुअल में बच्चे की नीड क्या थी, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जब बच्चा छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है और आप उसको उस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं ना, तभी आपका एक बॉन्ड भी अच्छा क्रिएट होता है, और एक जो पेरेंटिंग है वो भी एक पॉजिटिव वे में चलती है। आप देखें टीचर्स जो हैं अब स्कूल्स में भी बच्चों के लिए स्टिक्स और ये तमाम चीजें जो है वो अलाउ नहीं की जा रही। इससे पहले आप देख लें कि वहां पर ये चीजें बहुत कॉमन थी, बच्चों को मार डांट झपट के जो है ना वो ट्रीट किया जाता था। और हम इस चीज़ की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं पेरेंट्स में कि वो बच्चे जो सही तौर पे नहीं पढ़ सकते हैं, उनको ये मत समझें कि वो जो है ना उनको सही सीख नहीं पा रहे हैं या अपनी उम्र के बच्चों से पीछे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि आपका बच्चा स्लो लर्नर तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है समटाइम आपका बच्चा जो है वो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिसकैलकुलाया एक प्रॉब्लम है, उसमें बच्चे का मैथ कमजोर होता है, लेकिन होता क्या है कि आपको टीचर्स या घर वाले उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं और वो आपको मजीद डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो हमें इस बात का तयन कर लेना एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी कर लेना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा किस प्रॉब्लम के साथ जा रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर वो बेहतर तौर पर या सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा। क्योंकि देखिए जब कोई चीज अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ जाती है ना, तो वो अपने एक खास मुकर्ररा वक्त के बाद वो अचीव हो जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह से बच्चे को एक खास मेहनत की जरूरत होती है, उसके बाद बच्चा वो चीज लर्न कर लेता है। लेकिन अगर आपकी मुस्तकिल मेहनत के बावजूद भी बच्चा कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चे के साथ कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हो, ओवरऑल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका रेंजेस है, इसका सेवेरिटी लेवल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा माइल्ड में जो है वो फॉल कर रहा है, इस बच्चा जो है वो सेवेरिटी उसका लेवल क्या है, उसकी रेंजेस क्या है, जहाँ पर जो है ना उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये बातें जो है वो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, इवन हमारी सोसाइटी भी नहीं समझती है, और उसको डिफरेंट अलकाबात से पुकार कर उस बच्चे को मजीद किसी स्ट्रेस के अंदर भेज दिया जाता है। ये बहुत गलत है। और ये जो जिस तरह से सुमेरा ने अभी बात की, यकीनन हम सबके अंदर एक अवेयरनेस जागी है, और जो चीज़ें नहीं पता, हमेशा मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि हम लोग अपनी गलती, अपनी
कमियों को, खामियों नहीं का भी करते एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता और वो आपको पता चल रही है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इमरान, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने ID कार्ड्स की बात की थी, मैं चाहूँगी उसको हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे। क्या प्रोसीजर है, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग, कौन से ऐसे इदारे हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं इस काम के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत अच्छा स्टेप है और एक बड़ा स्टेप है। प्लीज़ मुझे बताइए इस बारे में। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मिस सुमेरा की बात मैं आगे करूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बच्चों के ताल्लुक से, तो साइंस जो हमें बताती है कि 7 साल तक बच्चे का दिमाग मदरबोर्ड की तरह होता है, हम उसमें चीज़ें फीड कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे हैं, जिसमें कासिम अली शाह हैं, प्रोफेसर जावेद इकबाल हैं, तो वो भी इन चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं कि हम बच्चों को जो है ना 7 साल तक वो चीज़ें सिखाएं जिनको हम चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर वो करे। एग्जैक्टली। और यही बात है, बच्चा जो बड़ों को करते हुए देखता है वो होता है। और बच्चों के साथ ना हमें एक दोस्ती बनानी चाहिए, एक उनका फेवरेट होना चाहिए कि बच्चा हर बात आपके साथ करे, बच्चा आपको कॉपी करे। यानी मेरा बाप ये कर रहा है, मेरी माँ ये कर रही है, मेरा मामू ये कर रहा है, मेरा चाचा ये कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरी दोनों पुप्पो जो थी वो नर्सेस थीं। तो मैं कहता था जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी इस तरह एक जगह ड्यूटी करूंगा, दूसरी जगह ड्यूटी करूंगा, यहाँ से पैसे निकालूंगा, वहाँ से निकालूंगा और इनकी तरह ये करूंगा। फिर मैंने मतलब देखा, आप उनको अडॉप्ट कर रहे थे। हाँ, फिर मैंने देखा कि मेरी दादी एक सोशल वेलफेयर वर्कर थी। तो एक दफ़ा मैंने अपनी दादी से कहा कि मेरी पुप्पो की शादी थी, तो मैंने कहा आज आप मेरी माइयों हैं पुप्पो की, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रही? तो वो एक पड़ोस का बच्चा था जिसको जो था वो बहुत बीमार था, उसके किडनी में पानी आ गया था, तो वो मेरी दादी वहाँ पर थी। तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम किसी गरीब की मदद करें, इसके बरक्स खुशी में जाएं कि हम किसी की मदद कर सकें, हमें खुदा ने इस एबल बनाया हो। तो मैं हमेशा से जब भी मैं कभी बचपन में ये गाता था ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, है मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो शुक्र है खुदा का कि खुदा ने हमें एक ऐसा चैनल दे दिया दारुल सुकून की सूरत में कि हम वहाँ पर आए। और हम में से हर किसी की कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, जैसे इनकी होगी, इनकी होगी, आपकी होगी, कि हम लोग इस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जब मैं दारुल सुकून आया तो मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों के ID कार्ड्स होने चाहिए। हमारे पास 2-3 डफ एंड म्यूट बच्चियां थीं जिनके पेरेंट्स का हमें नहीं पता था। मैंने बहुत कोशिश की, इधर गया उधर गया, तो इसी तरह रास्ते निकले। तो मैंने 2020 में नादरा को एक एप्लीकेशन लिखी, तो उसके बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तरह ये प्रोसेस होगा। फिर मैं फैसल साहब से भी एक दफ़ा मिला कि आप लोग किस तरह ID कार्ड्स बनाते हैं, क्योंकि वो ID कार्ड्स वही पाकिस्तान में बना रहे थे कि उनके पेरेंट्स और मदर जो हैं वो किसी के भी, आपको पता है बहुत ज़्यादा वो उनके वो हैं। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें किस तरह काम करना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि अब फाइनली डिसेबिलिटी के डे पर हमने 2 ID कार्ड्स जो हैं डफ एंड म्यूट बच्चियों के वो बनाए हैं। तो उनमें हमारी जो नन हैं, जो भी इंचार्ज होती हैं, वो उनकी गार्डियन होती हैं, गार्डियन बन जाती हैं। तो इस तरह हम लोग परफॉर्म करवा देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास ऐसे हैं जो माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ID कार्ड एक बेसिक ज़रूरत है। तो ID कार्ड का काम इसलिए किया गया कि ताकि उनको माशरे में फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो आसानी से वो, इसमें नादरा का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हमें गाइड किया कि इस तरह ये प्रोसीजर है जिसको करना चाहिए। और बहुत ईजी प्रोसीजर था। कभी कभी ये होता है कि हम एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो हुआ यही उस दिन भी कि एक ऑफिसर आया तो उसने बताया कि नहीं इस तरह होगा तो ये ID कार्ड्स बन जाएंगे। वो 2 ID कार्ड्स ही बने, लेकिन 2 ID कार्ड्स हमारे लिए पूरी दुनिया थी कि हमारे लिए बन गए वो ID कार्ड्स, और हमें भी बड़ी खुशी थी कि ID कार्ड्स बन गए। अच्छा, ना सिर्फ हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, एजुकेशंस पे भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग लास्ट सर्विसेज जो होती हैं, हमारे जो पेशेंट इनमेट्स होते हैं उनकी जो लास्ट सर्विसेज होती हैं उन पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। चाहे हमारे पास मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उन सब की हम लास्ट सर्विसेज को खुद जाके परफॉर्म करवाते हैं। और ये जो है मेरे ख्याल से दारुल सुकून में एक अच्छा काम हो रहा है।
और हम लोग ऐसे करवाते हैं कि जैसे हमारा अपना बच्चा जो है आज हमसे जुदा हो गया, तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए। तो यानी हम एक कंप्लीट पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब उनका जीना मरना रहना सहना, उनकी जिस डोमेन में जाना है उनकी तरफ ही जाना। अब बहुत सारे बच्चे सर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जैसे जीवन हो गई, जैसे और अब्दुल्ला हो गया, तो वो बहुत सारे मसले, बहुत सारे लोगों के फेवरेट बने हुए हैं, इनके पास आते हैं, इनके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो इस तरह वहाँ पे ऐसे आज़ादी है बच्चों को कि वो हमारे पास आते हैं, अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं। आपको पता है हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। तो इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं उन पे, तो शुक्र है उनको बहुत ज्यादा आज़ादी है हमारे उसमें। बिल्कुल और ये तो हम खुद भी जाके विटनेस कर चुके हैं। बॉनी सर, बात अगर की जाए, आप तो मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं दारुल सुकून में वो होस्ट भी कर रहे होते हैं, हमने देखा है। तो हम इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि दारुल सुकून में हर कुछ ना कुछ डेज पे एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं बच्चों के लिए, तो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग प्लान करते हैं बच्चों की? उसमें ऐसे है कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ इंटरनेशनल डेज हो रहे होते हैं डिसेबिलिटी के या स्पेशल चिल्ड्रन के हिसाब से। तो मैडम को ये हमने टास्क ना दिया हुआ है, तो मैडम ये फिर बोलती हैं हमें कि फ़लाना तारीख में ये हो रहा है, फ़लाना तारीख में ये हो रहा है, तो मैडम इसकी पूरी तैयारी करते हैं एंड वी हेल्प हर आउट इन एवरी पॉसिबल वे, और हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं और वो डेज़ मनाते हैं। हम गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाते हैं जो उस दिन के मुनासबत से कुछ बातें भी करेंगे, और हमारे बच्चे भी साथ होते हैं, हम सारे साथ होते हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, नादरा के हम बेहद मशहूर हैं। ये जो इमरान बोल रहा था कि आईटी कार्ड बने, हम अपने बच्चों को नादरा ऑफिस नहीं लेके जाते, नादरा का मोबाइल वैन हमारे पास आता है। क्या बात। और पूरा दिन वहाँ रहता है और वो सारे काम हमें करते हैं और करके देते हैं, और नहायत ही कटियस स्टाफ, नहायत ही अच्छे लोग, फुली इक्विप्ड वैन। तो मैं ये सिर्फ बोलना चाह रहा था कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाते, मोबाइल वैन वहाँ आता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है, एंड नादरा इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। एग्जैक्टली। और हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे लोग हों या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हमेशा से अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि उनको पता है एक चीज का एहसास है, और वो बच्चों की परवाह करते हुए वो खुद अपनी मोबाइल जो वैन्स हैं वो लेकर आ रहे हैं और बच्चों को वहाँ नहीं लेकर जा रहे। तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, और यकीनन बहुत सारे हमारे और भी ऐसे इदारे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपके पास वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा होता है। जी, एक और चीज़ है, जैसे बोनी साहब ने बताया, हमारे पास एक केस आया जिसपे सस्पेक्टेड था कि शायद इसको पोलियो। हाँ जी। तो उसमें ये था कि हुकूमत ने अपने एंड से बहुत अच्छा काम किया। हमारे पास उनका एक नुमाइंदा आया, हमें सारी चीज़ें अरेंज करके दी, और ख़ुद ही वो सारे सैंपल्स जो है वो लेकर गए। तो हुकूमत जो है अपनी तरफ से एक अच्छा पार्ट प्ले कर रही है। वो ये अवेयरनेस भी दे रही है और वो सारी फैसिलिटीज़ भी दे रही है हमें कि आप ऐसा करें, ये करें। तो इसमें ये बहुत अच्छा हुकूमत का एक अच्छा कदम है जो कि हम करते हैं। मैं कंटिन्यूटी पे लेके जाऊंगी कि दारुल सुकून सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि एक और भी बहुत अच्छा एक थॉट है दारुल सुकून का, जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम उसको भी लॉन्च करेंगे। जो बिहाइंड द थॉट है वो ये है कि हम बच्चों को जो डिपेंडेंसी से निकालकर इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर चलें। क्या बात। और इसके अंदर हमारा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे डिफरेंट ऊपर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर ऑक्यूपेशन थेरेपी का डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है, स्पीच थेरेपी का डिपार्टमेंट है, आर्ट थेरेपी का डिपार्टमेंट है। बच्चों की जो है वो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जिम अवेलेबल है। इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हमारे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ मी वो कंप्लीट असेसमेंट वहाँ पर होता है। और उसके बाद हम ये असेस करने के बाद ये देखते हैं कि वो बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, और उसको कहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से उसकी नशोनुमा हम कर सकते हैं, या उसकी बेहतर तरीके से रिहेबिलिटेशन उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो बच्चे जो इम्प्रूव कर जाते हैं, इम्प्रूवमेंट के बाद उनके साथ क्या किया जाए। तो इम्प्रूवमेंट, जो बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं, लाइक उनकी स्पीच बेहतर हो जाती है, वो चलने बोलने के काबिल हो जाते हैं, जब ये तमाम चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, तो फिर उनके लिए हमने एकेडमिक्स का एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम जनरेट किया हुआ है, जिसके अंदर ना सिर्फ बच्चों की मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखा जाता है, उनकी मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देखा जाता है, इसके साथ साथ उनकी फिजिकल एज को भी देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्लासरूम अरेंज किए हुए हैं। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जब बच्चे वहाँ पर भी एजुकेट हो जाते हैं, और वो बच्चे जो हमारे कुछ लिखने पढ़ने के काबिल हो जाते हैं या बातचीत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम
उन बच्चों को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट करें, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे दारुल सुकून में रहने वाला कोई भी बच्चा जो है ना वो डिपेंडेंसी की तरफ रहे। Exactly. वो इंडिपेंडेंट, और ये हमारा एक ख्वाब है जो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर उसको भी अचीव नहीं, करेंगे। नहीं सुमेरा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज को जरूर यहाँ पे सराहना चाहूंगी, जैसे सब लोग सब चीज को अप्रिशिएट करें कि बहुत जरूरी है। बच्चा तो बच्चा है ना, अब वो स्पेशल है या वो नॉर्मल चिल्ड्रन है, तो उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। Exactly. और आप लोग जो सोच रहे हैं बेसिकली, आप लोगों की जो सोच है कि जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे वहाँ पे जितने भी दारुल सुकून में, उनको इंडिपेंडेंटली उनको काम करने दिया जाए, उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाए, सारी वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड की जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे। इमरान की बात, इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदे का बायस हैं, और आप तमाम लोग उसको सुन रहे हैं तो आपको यकीनन बहुत सारी अवेयरनेस भी मिल रही है। इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगी प्लीज़ कंटिन्यू करें बात। अच्छा, इसमें ये है कि हमने दारुल सुकून राशिदाबाद में हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का आगाज़ कर लिया हुआ है, और हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे जारी है। सही, ठीक है, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने अपने दूसरे इदारों में बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल डिसेबल हैं और मोटराइज व्हील चेयर पे वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें आप लोग क्रिस्टोफर से भी वाकिफ होंगे, वो टीवी पे आए थे। और इसके साथ हमारी एक बच्ची हैं, जरनैन है। कुकी का तो आपको पता है वो एक सक्सेस स्टोरी है, और इसके अलावा अलामीन है हमारे पास, जैकी हैं, और ये सारे तो हैं स्टोरीज़ हैं हमारे पास। तो इनको हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक एपिलेप्सी बच्चा है, असद, जो कि हमारा जो है वो ऑफिस बॉय है। तो इस तरह हमने उनको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं ताकि वो ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल बने और माशरे का हिस्सा बने। क्या बात है। तो इन सारे लोगों को हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं ताकि ये हमारे साथ मिलकर इस माशरे का हिस्सा बने और ये काम करें। इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज़ का आप पूछ रही थी, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो अपने घर पे वापस गए। राशिदाबाद में एक बच्चा हमने मैं वैसे बच्चा कह रहा हूँ, उनकी एज जो थी वो 34 ईयर्स थी। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो था साइकेट्रिक पेशेंट था। तो वो बच्चे का हमने कराची से मैंने एक डॉक्टर इमरान बशीर होते हैं ज़ियाउद्दीन में, तो उनसे ट्रीटमेंट प्लान करवाया। तो उनकी मेडिसिन्स और रिहैब का हमने वो पूरा एक प्लान बनाया। उसके बाद हमने उन्हें राशिदाबाद में शिफ्ट किया। तो 6 to 8 मंथ वो बच्चा जो है, वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ आया। तो वो कराची आया, फिर मुझसे मिला। तो वो बच्चा AACC के एग्ज़ाम्स दे रहा था, जिसमें से उसके 2 पेपर्स रह गए थे। तो वो मेरे पास आया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल हर चीज़ कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपने घरों को वापस गए हैं। और फिर मैंने उससे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन किए। पर्सनल क्वेश्चन में मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा लगाया कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप अपनी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ाते, शादी वादी का क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे यही बात करने वाला था और आपने मुझे कर दी, इसके लिए मुझे जॉब की ज़रूरत होगी। तो फिर उसकी जॉब के लिए मैंने कोशिश की, तो आज वो जॉब कर रहा है। क्या बात है। और जॉब कर रहा है और माशरे का हिस्सा बन गया, शुक्र है खुदा का। और नॉर्मली जो है वो अब शादी करने को है, ये रमज़ान से पहले उसका निकाह है। तो इस तरह के हमारे पास केसेस हैं जो अपने घरों को वापस। एक और बच्ची थी हमारे पास, मारिया को जानते होंगे। मारिया हमारे पास बहुत वर्स कंडीशन में आई थी। मारिया का स्टेटस ये था कि उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया था, मारा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। तो जो हमारी नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने उसके साथ दोस्ती की
दोस्ती की, इस तरह फैमिलियर हुए उनके साथ कि उसको वापस से रिवर्स किया कि आप लड़की हो, आपको ये करना है वो करना है। तो इस फेवरेटिज्म में वो बहुत नॉर्मल हो गई। मेडिकेशन तो एक थी बिल्कुल, जो मेडिकेशन चल रही थी उसको, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये एहसास, हाँ, उसको साथ ये एहसास दिलाया कि आप माशरे का हिस्सा हो, अभी भी जिंदगी बाकी है, अभी भी आपको काम करना है। तो शुक्र है खुदा का, इसमें मेरी एक नर्सिंग स्टाफ हैं जो कि दारुल सुकून राशिदाबाद में होती हैं, हुमैरा का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, कि हुमैरा ने कहा कि हम इसको अपने साथ जो है अपने एचडीयू में रखेंगे, और हुमैरा और अनम, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया हम इसके साथ दोस्ती करेंगे और ये सारी, और उस दोस्ती से वो 7-8 महीने में सही हो गई। अब खुदा का शुक्र है उसका एक बच्चा भी है, वो अपने घर पर है और खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है, मेडिकेशंस पे ही है लेकिन खुश है अपनी लाइफ में। इसके अलावा हमारे पास पिछले साल एक ऐसा केस आया जो कि मीरपुर खास से था, जो कि क्लेफ्ट पैलेट बच्चा था, पैदा हुआ। वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव सर सैवियो परेरा को ईद के तीसरे दिन कॉल आई, तो उन्होंने फिर मेरी तरफ रेफ़र किया कि आप देखो। तो एक डॉक्टर थी वहाँ पर, उन्होंने उनकी डिलीवरी करवाई थी, और उसके पेरेंट्स जो थे वो एक हिंदू कम्युनिटी से थे, तो वो उसको छोड़कर चले गए। ये उनका दूसरा बच्चा था, पहली बच्ची उनकी 1.5 साल की थी और ये दूसरा बच्चा था। उनको हमने बहुत समझाया कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप छोड़ रहे हो इस बच्चे को, लेकिन वो फिर भी बाज़िद थे और वो छोड़ गए उनको उन्हीं के पास। तो हमने उनको फिर रेस्क्यू करवाया, वहाँ से बुलवाया और वहाँ से यहाँ पर बुलवाया। यहाँ आने से पहले वो 19 को पैदा हुआ, 26 को वो मेरे पास आया कराची में। उससे पहले हमने आगा खान में पूरा ऑर्थोडोंटिस्ट और ये सारे सबको अरेंज कर लिया कि ये चीज़ें हम इसकी करवाएंगे। तो उसके मुताबिक फिर हम आपको कभी पिक्चर्स भी शेयर करेंगे कि वो बच्चा किस तरह का था और फिर बाद में हमने उसको किस तरह काम किया। देखिए बहुत सारे जो केसेस हैं क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन हो जाते हैं और वो जो आगे फेस होता है ना उसमें वो पता चल रहा होता है कि बच्चे का ये ऑपरेशन हुआ है। लेकिन आगा खान में ऑर्थोडेंटिस्ट से करवाने का मकसद और ये सारी चीज़ों का मकसद कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारे फेस हैं और होंठ है, तो उसी तरह वो सारा कुछ हमने प्लान करवाया। वो बच्चे ने अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल के मुताबिक उठना, बैठना, क्रोलिंग करना, चलना शुरू किया। जब वो 1 साल और 10 दिन का था, वो फिर उसके पेरेंट्स की कॉल आई, दरमियान में उसकी मदर की कॉल आई। पहले तो उन्होंने बिल्कुल हैंड्स अप कर लिए, हम बच्चा नहीं लेंगे। फिर उनकी कॉल आई और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। जब मैं उस बच्चे को ऑपरेशन के लिए या किसी प्रोसीजर के लिए लेके जाता था, उसकी मदर की कॉल मुझे उसी दिन आती थी। तो मदर को जाहिर है एक फीलिंग थी, तो वो मुझे उसी दिन कॉल आती थी। तो मैं ये चीज़ फील करता था कि ये मदर की कॉल मुझे उसी दिन ही क्यों आई जब मैं बच्चे को ऑपरेशन या उस दिनों में लेके आया। ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीज़ें हुई तो बड़ा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। हमारा जो पार्ट था हमने वो प्ले किया। तो उस बच्चे को हमने फिर उसके पेरेंट्स को वापस उनके घर भेज दिया और आज वो बच्चा खुश है। और उनके घर वाले कहते हैं हमारे ख़ानदान में कभी कोई बच्चा नॉर्मल बोला नहीं है, 1.5 साल में कोई 1 साल में नहीं चला। ये बच्चा हमारा ऐसा है कि वो चला है। अच्छा, उसका नाम भी फिर हमने ही रखा। तो इसमें जो था, आपको पता है नाम की बड़ी अहमियत होती है। मैंने उसका नाम शाहरुख रखा। शाहरुख इसलिए रखा, खूबसूरत चेहरा। मैंने कहा कोई नाम से बुलाता रहेगा तो वो क्या बात है, नाम बड़ा इम्पैक्ट करता है। नाम बहुत और जैसे दारुल सुकून काम कर रहा है ना, मैं अपने जितने भी ऑडियंस उसको बताती हूँ, ऐसे मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी पिछले दिनों कि हमारे जो डेफ एंड डम्स बच्चे हैं उनके लिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉब अनाउंसमेंट की है कि वो वहाँ पर जो है वो आके अपनी जो सीवीज हैं वो सबमिट करवाएं और उसके बाद जो है उनको अच्छे लेवल पर अच्छे सैलरी पैकेजेस पे जॉब भी मिल जाएगी। तो मैं समझती हूँ बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो कि दारुल सुकून भी काम कर रहा है और साथ साथ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काम कर रही है। सुमैरा, यहाँ मैं ज़रूर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर एक घर में सीपी बच्चा एक है और उसको मतलब पता चल गया कि ये सीपी बच्चा और सेकंड बेबी प्लान हो रहा है या सेकंड बेबी आने वाला है, तो उसकी आपको कैसे जो है वो प्रिवेंशन करनी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं
इमरान की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। जहाँ पर इन्होंने बात की कि बहुत सारे बच्चों की शादियां भी हुई और वो नॉर्मेलिटी की तरफ चले गए, तो क्योंकि हमारी ये आवाम सुन रही है सारे इस प्रोग्राम को, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी कि हमारे डिसऑर्डर्स वेरी करते हैं, ठीक है। कुछ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं। वो पॉपुलेशन हमारी जो न्यूरोटिक के ज़िम्रे के अंदर आती है, उनके क्योंकि चांसेस होते हैं रिकवरी के, और वो मैनेजमेंट पे होने के बाद वो रिकवर हो सकते हैं, फुली रिकवर्ड हो सकते हैं, तो वो शादियों की तरफ भी जा सकते हैं। और फर्दर फिर उनके लिए हम मैनेजमेंट ये करते हैं कि कहीं फैमिली के अंदर ये चीज़ रन ना करे फर्दर, ठीक है। तो फिर जो सामने वाली फैमिली होती है उसके बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या इससे पहले इस तरह का कोई डिसऑर्डर्स फैमिली में तो नहीं है। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी मैरिज प्लान को करने से पहले हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि किसी तरह का कोई, आप किसी मेडिकेशन पे अगर कोई एक फैमिली है तो सामने वाली जो फैमिली जिसकी तरफ आप अपना रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं उनके दरमियान भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, क्योंकि फिर नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ होते हैं साइकोटिक कैटेगरी के, ठीक है, डिसऑर्डर्स, उसमें हम मोस्टली अवॉइड करते हैं शादियाँ। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली बेस्ड होते हैं और वो हो सकता है कि वो फैमिली में रन करें, और वो हो सकता है कि एक नॉर्मल फैमिली की जानिब भी जो है ना वो उसका रुझान बढ़ा दे। तो जब हम इस तरह का कोई प्लान करते हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये चीज़ मेंशन करना जरूरी समझ रही थी, क्योंकि जब हम इस तरह की कोई बात किसी ऑन एयर प्रोग्राम में करें तो लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो कि हम बेशक शादी कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो मैनेजमेंट की तरफ होते हैं उनमें फिर रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि एक बच्चा या जिसको मैं बच्चा कह रही हूँ, यानी वो एक उस उम्र में पहुँच गया और वो रिकवरी की तरफ चला गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें रिलैप्स चांसेस ना हो सकता है कि किसी एक स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से उसमें रिलैप्स चांसेस बढ़ जाए, और अगर रिलैप्स चांसेस होंगे तो अगेन वो उस कंडीशन को फेस कर सकता है। तो इसके लिए हमें पहले से एक रिकवरी प्लान के साथ साथ एक मैनेजमेंट प्लान भी साथ देना पड़ता है, ट्रीटमेंट प्लान के साथ साथ, ताकि आप इस तरह का अगर कभी दोबारा से कुछ ऐसा फील करें तो फिर आप इन चीज़ों को की प्रिकॉशंस लेकर आप बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात थी, आप रिपीट करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं सवाल बेसिकली मैंने ये किया था कि अगर एक घर में ऑलरेडी सीपे चिल्ड्रन है और सेकंड बेबी प्लान हो रहा है या सेकंड बेबी आने वाला, तो किस तरह से हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीपी बच्चे हैं इनके डिफरेंट कॉजेज हैं, ठीक है। हो सकता है कि मदर को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जो इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे डिस्कस किए इनके कॉजेज, उनमें से कोई एक वजूहात ना बन जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम उन तमाम वजूहात को कंट्रोल करें, ठीक है, यानी मदर के प्रॉपर चेकअप्स करवाएं, उसके बाद उनके अल्ट्रासाउंड प्रॉपर होने चाहिए। एक मिथ भी है हमारे कि जितने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होते हैं उतनी रेस जाती हैं और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगी कि देखिए, हम इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। जब आपकी एक एनॉलमी होती है तो उसके जरिए से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो थी वो प्रॉपर हुई कि नहीं। अच्छा, इसके एक और रीज़न भी बन जाता है कि मदर की वोम में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं बच्चे को पहुँच पा रहा तो उसकी भी एक जो है वो रीज़न हो सकता है। तो फिर इन तमाम इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो सीपी, और सीपी जो है एक न्यूरोलॉजिकल, जैसे मैंने पहले बताया, डिसऑर्डर है, तो मोस्टली हम प्रिकॉशंस वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। जैसे कि हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात जब करते हैं तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा आपका है तो चांसेस है कि आपके दूसरे बच्चे भी ऐसे हों। सही, ये फैमिलीज में रन करता है। लेकिन जब हम सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं तो इसके तो कोई जेनेटिक रीजन नजर नहीं आता, तो वहां पर कोई ऐसी स्पेसिफिक तो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसी कोई है, कोई रेमेडी हम बता दें या कोई ऐसी प्रिकॉशन बता दें कि जिससे जो है फर्दर बच्चे जो है वो बच सके। ये तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तो खुदा की एक वो है देन है कि वो जिसको दे रहा है। लेकिन जी, कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बताया, इन केसेस में हम प्रिकॉशंस करते हैं और पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि हो सकता है कि आपका नेक्स्ट बच्चा भी जो है वो ऐसा हो। फिर इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें डिफरेंट डिसऑर्डर्स की, जैसे ऑटिज्म है, तो इसके ऊपर भी मोस्टली हमने देखा है कि फैमिलीज के अंदर एक बच्चा अगर ऑटिज्म है तो दूसरा बच्चा भी समटाइम जो है वो ऑटिज्म हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हम इसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं। लेकिन जी, अगेन उसकी मैं बात करूंगी कि मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो डॉक्टर्स उनका अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पैदाइश में अपने मुकर्रर वक्त पर रोया था या नहीं रोया था और कितनी देर तक रोया था। अच्छा, ये टाइम में जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है, पिछले दिनों मेरी डॉक्टर सिद्रा करीम से बात हुई इसी सिलसिले में, तो
क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इन सारी चीज़ों में आजकल एक ऐसे टेस्ट आए हैं जो कि हमारी कंट्री में तो खैर नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में हैं। तो अगर किसी का एक बच्चा सेरेब्रल पैलिसी के साथ है, दूसरा बच्चा भी ऐसा ही हो गया, तो वो एक टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चल जाता है कि फ्यूचर में इनके बच्चे या इनको क्या क्या चीज़ें होंगी। वो हमारे पास तो अभी तक वो टेस्ट खैर नहीं आया, लेकिन अब यहाँ से हम बाहर भेज रहे हैं, यूके या अदर साइड पे भेज रहे हैं। तो जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो सारे इन टेस्ट को करवा रहे हैं, जो अफोर्डेबल लोग हैं वो करवाते हैं, ताकि वो इजीली जो है वो पता चल सके। लेकिन खुदा करे कि पाकिस्तान में भी हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएं कि हम इजीली ये करवा सकें, इजीली करवा सकें। तरफ बढ़ते हैं। बॉनी सर, मैं चाहूंगी कि ज़रूर आपसे हम ये ज़रूर पूछें कि ट्रेनिंग्स का इस वक्त क्या प्रोसीजर है, ट्रेनिंग्स कौन कौन सी हैं दारुल सुकून में जो बच्चों के लिए की जा रही हैं? ट्रेनिंग में ये है कि हमारा जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वहाँ माशाल्लाह हमारे पास सारे चीज़ें अवेलेबल है। बिल्कुल। जिम्नेजियम भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी भी है और रेमेडियल थेरेपी भी है। सही। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होते हैं एंड बच्चे बड़े खुशी से करते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे ये जो स्पेशल बच्चे हैं दे लाइक कलरिंग एंड म्यूज़िक द मोस्ट। म्यूज़िक भी है, सॉरी यस, म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक पर तो बड़े खुश होते हैं और म्यूज़िक के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है और हम उस क्लास में उसको डालते हैं एंड दे थॉरली एंजॉय देमसेल्व्स। अच्छा, जब हम दारुल सुकून आए थे तो हमने काफ़ी इस चीज़ को नोटिस किया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ज़्यादा उनको डिफिशेंसीज हैं इस वजह से भी कि वो काफ़ी अग्रेसिव भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद हम उस तरीके से चीज़ें नहीं समझा पा रहे थे जो ऑब्वियसली आप लोग जिस तरह से उन्हें डील कर लेते हैं। तो ये मतलब किस तरह से आप बच्चों का और अपना एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। फ्रेंडशिप इज़ द मेन थिंग एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। हमारे पास बच्चा आ गया, वी हैव एक्सेप्टेड द चाइल्ड, ओके, एंड वी विल टेक द चाइल्ड फॉरवर्ड। हम उस बच्चे का सब कुछ, हम उनके साथ होंगे, हम उनके पेरेंटिंग करेंगे, हम उनके साथ होंगे, तो वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। अब इतने बच्चे मुझे ताया अब्बू कहते हैं ताया अब्बू के पास जाना है। अच्छा, हम लोगों ने बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पर किया हुआ है कि हम उनको रोकते नहीं है ऑफिस में आने के लिए वगैरह। वो हमारे पास ऑफिस में भी आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके कि उसने मुझे मार दिया है, उसने मुझे ये कर दिया है। छुट्टी के दिन कभी कभी जब हम लोग आते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे ऑफिस में, सावियो साहब और मैं होते हैं, तो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, तो कहते हैं अंकल आज हमें आप चाय शाय नहीं पिलाएंगे? तो जनाब हम खुद चाय शाय बना के ले आते हैं, तो वो बैठते हैं हमारे साथ। तो वी हैव अ वेरी होमली एटमॉस्फेयर। और लोगों ने ये देखा है कि हमारे चारों मतलब हमारे इदारे में हम इन बच्चों को बड़ा फ्रीडम दिया हुआ है हम लोगों ने, और वो उनके माहौल पर उनके मतलब उनके ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट एक पड़ता है। इट इज़ अ सूदिंग इफेक्ट, इट इज़ अ कूलिंग इफेक्ट, इट इज़ अ वेरी नाइस इफेक्ट इन देम। उनको बड़ा मतलब इट हेल्प्स उनको ढलने में into a nice and a proper person also। अच्छा, फर्क जरूर पड़ता है। इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगी, जहाँ पर आपने एग्रेसिव बच्चों की बात की, तो हमारे पास ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट है इसके लिए, रिहेबिलिटेशन के ऊपर, सेंसरी इंटीग्रेशन का, जहाँ पे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि हमारे वहाँ पे 3 साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो हम करते क्या है, हमारे वो बच्चे जो एग्रेसिव हैं या किसी बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ होते हैं, उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है और देखा जाता है कि वो बच्चा किस थेरेपी में रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज। तो हम जो है वो या तो CBT अप्लाई करते हैं, वो बच्चे जो थोड़े से कॉग्निटिवली बेहतर होते हैं या जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अटेंशन दे सकते हैं या आपसे बातचीत करने के लेवल पर होते हैं, उनकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है ताकि वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख सकें। और वो बच्चे जो CBT के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनकी फिर प्ले थेरेपी की जाती है, और खासतौर पे प्ले थेरेपी वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ की जाती है। उनके साथ हम डिफरेंट फिर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं और उसके थ्रू जो है वो उनको ये बात इनकलकेट करवाई जाती है कि बेसिकली आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि बिहेवियर बेसिकली क्या है, बिहेवियर यही है कि आपका रिस्पॉन्ड है, ठीक है। और हमेशा जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये कहना बेजा ना होगा कि जो हम सोचते हैं वही हमारा जो है वो बिहेवियर आता है। अगर मैंने सोचना है कि मुझे चाय पीनी है तो मुझे तलब होगी और मैं वैसा ही बिहेवियर अपना शो करूंगी, और जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा बिहेवियर आ रहा है, वही मेरे वर्डिंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन बन जाता है। तो हमारी इसमें सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें अहम किरदार अदा करती है। लेकिन वो बच्चे, जैसे कि हमारे पास वो बच्चे हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं होती है, उनके लिए हम ABA का मॉडल यूज़ करते हैं। यानी ABA का मॉडल के थ्रू, यानी बिहेवियर थेरेपी का एक मॉडल है
जिसके थ्रू बच्चे की बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। इसके अलावा एक डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है DBT, उसको अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली ये वो मॉडल्स हैं जिसके ज़रिए से हम बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है बच्चे के डायग्नोसिस क्या है और डायग्नोसिस के बाद अगेन उसका बिहेवियर क्या है, जिस बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने ना बेसिकली स्पेशल बच्चों को या जो भी हमारे मेंटली डिसेबल चाइल्ड्स भी हैं कुछ भी, हमने उनको ये कर दिया कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा है हम नहीं उसका ख्याल रख पा रहे या नहीं कुछ कर पा रहे, तो हमने उनको क्या करते हैं एक कॉर्नर दे दिया, भाई यहाँ से उठना नहीं है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, तो हम तो खुद उसको अलग कर रहे हैं। तो वो कैसे माशरे का हिस्सा बनेगा जब तक हम उसे शामिल नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं बिठाएंगे, लोगों में उठना बैठना बात करना नहीं सिखाएंगे। मैं समझती हूँ ये भी बड़ा असरअंदाज होता है। अच्छा, मोस्टली इस तरह के बच्चों को देखकर ज्यादातर लोग हमेशा ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इन बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो मैं इसके लिए हमेशा से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक तो इन बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती है वो एक दरिया में कतरे के बराबर है। जैसे हमें एक दरिया के अंदर कतरा नजर नहीं आता ना, वैसे इनकी इम्प्रूवमेंट का नजर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट बाय द टाइम वो चीजें हमें नजर आने लगती हैं, बट इट्स प्रोलॉन्ग, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि जब उनके पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपना कंसर्न शो करते हैं कि जो है वो बच्चा ये बिल्कुल किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा, बात तो समझता ही नहीं है, तो मैं घर में इसको कैसे ट्रीट करूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपने डॉल्फिन देखा है ना, उसको ट्रेन कर देते हैं, वो बेजुबान एक जानवर है, ठीक है, और उसको ट्रेन कर दिया जाता है, तो फिर ये तो एक इंसान का बच्चा है, ठीक है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स ही है ना, तो हम ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए देखें एक इंटरनली जो उसको ट्रेनर है ना, उसकी मोटिवेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपका ट्रेनर पॉजिटिव नहीं है, उसकी ठीक है, नो डाउट वो उसको सब कुछ इल्म है उससे क्या करना है, लेकिन अगर उसके अपने अंदर वो मोटिवेशन नहीं है तो वो भी अपना इनपुट उस तरह से नहीं दे पाएगा इंटरनेस कि वो सब कुछ जानता हो। तो ये चीज भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि वो मोटिवेटेड हो। दूसरा चीज कि राइट टाइम पर राइट थेरेपी का यूज करना जानता हो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि हम मल्टीपल थेरेपिस्ट तो यूज करते हैं, और जैसे कि इन बच्चों के ऊपर आपको पता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है, ये किसी एक फर्द का तो काम नहीं है। इसके अंदर पेरेंट का भी उतना ही रोल है, इसके अंदर एक टीचर का भी उतना रोल है, इसके अंदर एक थेरेपिस्ट का भी उतना रोल है, इसके अंदर एक काउंसलर का भी उतना रोल है, एक सोशल वर्कर भी उसके ऊपर उतना ही अपना रोल अदा कर रहा है, इवन जो आपकी जो मेडिकल टीम है वो भी उतना ही रोल अदा कर रही है। तो हर पर्सन का एक अपनी जगह पर इक्वल रोल है, और इसीलिए इसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन अगर बैरियर आता है किसी भी टीम के साथ, तो वो बच्चे की थेरेपी को कहीं ना कहीं जो है ना वो डिस्टर्बेट कर देता है। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जो कम्युनिकेशन है ना एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग, और आपके जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो शेयर्ड हों, ताकि आप जाने कि जो एक बच्चे के बारे में आप प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी बच्चे के लिए प्लान किया है कुछ कि मैं इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, और मैंने उसके लिए कुछ रिइंफोर्सर रखे हैं उसके कुछ पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, और मैंने कुछ नेगेटिव रिइंफोर्सर रखे हैं उसके किसी नेगेटिव बिहेवियर के लिए। अब अगर मैं उसको डील कर रही हूँ एक पाथवे के ऊपर और दूसरा पर्सन उसको डिफरेंट तरह से डील कर रहा है, तो बच्चे की लर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक जगह पे तो कुछ सीख रहा है, एक जगह पर अलग रिइंफोर्सर ले रहा है, और द अदर साइड उसको दूसरी तरह से डील किया जा रहा है। इतनी अच्छी बातें करी ना, मेरा बिल्कुल भी इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मसला ये कि हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच चुका है, और यकीनन ये जो टॉपिक आज हम लेकर बैठे थे इस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। इंशाल्लाह फिर एक और प्रोग्राम जो है वो प्लान करेंगे जिस पर जरा डिटेल में बात कर सके। बॉनी सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बेहद शुक्रिया। इमरान, बेहद शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग जो है वो आज पहला दिन है हमारा मेरी और आपकी मुलाकात का, फ्राइडे तक ये मुलाकात ऐसी जारी हो रहेगी, बीच में हम नए साल का आगाज भी करेंगे, तो आप तमाम लोग यकीनन कुछ ना कुछ नए एम्स एंड गोल्स यकीनन सोचे होंगे, तो उनको अपने दिमाग का हिस्सा जरूर बनाइएगा। और आज का शो कैसा लगा अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। घर में अगर हैं स्पेशल बच्चे, या अगर आप कहीं भी किसी मोहल्ले के घर में भी देखते हैं स्पेशल बच्चे, जैसा सर बॉनी ने डिस्कस किया था कि वो उनको उस अलकाबात से ना नवाजा करें, अल्लाह ना करे घर कल को आपके घर में भी अगर ये स्पेशल बच्चा हुआ और किसी ने आपके बच्चे को इस तरह से कहा, तो यकीनन आपका भी दिल दुखेगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की तरह इन स्पेशल बच्चों को भी ट्रीट करें, जिंदगी को अपनी भी आसान बनाएं, जिंदगी को दूसरों की भी आसान बनाएं, खुश रहें, आसानियां बांटें। आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अपनी खासुल खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह सेम टाइम्स पे होने वाली आपसे मेरी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।